अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हुमा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी। कल का सेशन जो हम लोगों ने किया था नार्सिसिज्म के ऊपर, मैं पर्सनली जो है आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स और फीडबैक। उसमें मुझे कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि आपने जो 5 ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिज्म बताए थे, तो पीपल आर ट्राइंग टू ईदर पोजीशन देमसेल्व्स और सम पर्सनालिटीज दैट दे नो ओन डज। तो इट हैज गार्नर्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द होल थिंग। मगर आपने थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तो यू वांटेड टू डिस्कस और एटलीस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड द ट्रेस ऑफ नार्सिसिज्म। तो क्योंकि दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज गार्नरिंग सो मच अटेंशन, आई थिंक इट्स बेटर वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की ट्रेट्स जो उसकी खसूसियात हैं, जिस पे मैंने कल भी बताया था, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बेसिकली इंतहाई खुद पसंदी का शिकार लोग होते हैं ये, और अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझते हैं, दूसरों को बेहिस्सी से इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनके एहसासात को समझ नहीं पाते, अपनी कामयाबियों को गैर हकीकत पसंदाना तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, दूसरों पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से बहुत ज्यादा तारीफ लेना पसंद करते हैं। दूसरों से तारीफ लेना इनके लिए इतना जरूरी होता है जैसे किसी इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सो ये कांस्टेंट नीड ऑफ एडमायरेशन होती है, इनको हर टाइम चाहिए होता है कि कोई ना कोई इनकी तारीफ करे। अब अगर इनमें से कुछ चीजें हैं और उनकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है, तो वो ट्रेड्स होती हैं जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। देखा गया है कि हर 100 अफराद जिनमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की ट्रेड्स पाई जाती है, उनमें से सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर काफी प्रिवेलेंट इशू है। 5% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइडली, 5% लोग, यानी हर 100 में से 5 अफराद इसका शिकार होते हैं। सो ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, और मर्दों में इसकी तादाद ज्यादा है एज कम्पेयर टू खवातीन, लेकिन ये खवातीन में भी पाया जाता है। मर्दों और खवातीन में अगर इसकी रेशियो देखी जाए तो 4.4% खवातीन में होता है और 7.7% ये मर्दों में पाया जाता है। मर्दों में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सो बात वही है कि कुछ ट्रेड्स पाई जाना, कुछ चीजें होना और उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा ना होना, वो खसूसियात होती हैं। और अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से चीजें पाई जा रही हैं और उससे सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, तो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। यानी ये अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मुश्किल का बायस बन रहे हैं, कांस्टेंट प्रॉब्लम का बायस बन रहे हैं, तो तब ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, तो लोगों को आइडिया नहीं होता कि वो इसका शिकार हैं। क्योंकि जो लोग इसका शिकार होते हैं वो एक वो लाइफ जी रहे होते हैं जो असल में नहीं होते। वो दूसरों को वो चीज प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो हर टाइम प्रिटेंड कर रहे होते हैं। सो उनके लिए भी डीप डाउन इनसाइड उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन वो जो एक चीज उनको रहने नहीं देती कि हर एक को मेरी तारीफ करनी चाहिए, मुझे दूसरों से बढ़तर होना चाहिए, वो इनके लिए उनको प्रॉब्लम देती रहती है, और वो कुछ ना कुछ इस तरह के काम करते रहते हैं ताकि वो अपने इन मकासद का हसूल कर सकें। एक वो उससे पहले एक क्वेश्चन जो कल एक आया था कि क्या किसी को मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कि अगर किसी को फर्ज कीजिए कि बाइपोलर इशू है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो दैट पर्सन कैन आल्सो हैव ये जो है आपका नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं साइकाइट्री की। इसको आप इस तरह ले सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई इलाका है, उसका एक मौसम होता है और एक उसकी आबो हवा होती है। जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर गर्म आबो हवा वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्दियां पड़ती हैं वो इतनी सर्द नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो सर्द आबो हवा वाले इलाके हैं। सो आबो हवा मोर लेस
एक कांस्टेंट चीज रहती है, मौसम आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो आबो हवा एक बंदे की पर्सनालिटी होती है और मौसम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स शुरू से नहीं प्रेजेंट होते, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन होता है तो उससे पहले ये नहीं होता कि वो सारी जिंदगी डिप्रेस रहा है, एकदम से डिप्रेशन होता है या आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन होता है, फिर जब वो इसका इलाज कराता है ये ठीक हो जाता है। जो पर्सनालिटी है वो मोरलेस एक कांस्टेंट चीज रहती है, ये बचपन से चली आ रही होती है और ये आखिरी दम तक आपके साथ रहती है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को इसी वजह से ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है, वो है ही ऐसा, तो वो कैसे फिगर आउट करेगा कि वो गलत है। एक चीज है ना कि आपके पास पहले नहीं है और फिर आपके पास है, जैसे डिप्रेशन पहले नहीं था, अब मुझे मेरे मूड में चेंजेस आ गई हैं, मेरे नींद और भूख में चेंजेस आ गई हैं, मेरी सोचों में चेंजेस आ गई हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहले ऐसे नहीं थी। लेकिन अगर मैं शुरू से ऐसी ही हूँ तो हाउ वुड आई फिगर आउट कि मेरे में कोई मसला है। सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बेसिकली आइडिया नहीं होता कि खुद को कोई मसला है, वो दूसरे लोग ज्यादा परेशानी में होते हैं उनके पर्सनालिटी की वजह से। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की थोड़ी बहुत मैनिफेस्टेशन चेंज हो सकती है। जैसे नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, अगर इसको डिप्रेशन होगा तो क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है, तो वो अपना डिप्रेशन, उसके डिप्रेशन की थोड़ी सी पिक्चर डिफरेंट होगी, वो उतना होपलेस या उतना हेल्पलेस दूसरों को नहीं फील कराएगा, वो ज्यादा शायद गुस्से, इरिटेबिलिटी करेगा। सो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उन लोगों को जिनके साथ कोई पर्सनालिटी के इश्यूज चल रहे होते हैं, क्योंकि ये दो डिफरेंट डोमेन्स है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 3 मेन क्लस्टर्स होते हैं, एक क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी है और क्लस्टर सी है। जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है वो क्लस्टर बी में आती है, और क्लस्टर बी में इसके अलावा भी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें एक बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है। और ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, समटाइम ये होता है कि एक बंदे में पूरे नार्सिस्टिक के ट्रेट्स नहीं होते, कुछ बॉर्डर लाइन के ट्रेट्स होते हैं, कुछ हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी भी इसी में आती है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं, मिक्स्ड ट्रेट्स होते हैं। तो हम क्लस्टर्स में ज्यादा इसको डिवाइड करते हैं कि इस बंदे में क्लस्टर बी के ट्रेट्स हैं, और अगर एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी के बहुत ज्यादा ट्रेट्स पाए जाएं तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। अब कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट, डॉक्टर हुमा, ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड जिसने कहा था कि हमने ठीक है पहले दफा डायग्नोज कर लिया कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, दूसरा हम लोगों ने एक चीज़ को डायग्नोज किया है कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उर्दू में हमारे पास नाम ही नहीं है उन बीमारियों के। जब नाम ही नहीं है तो उसको हम लोग हाईलाइट कैसे करेंगे? तो वन ऑफ द बेनिफिट्स, आई मीन होपफुली फॉर दिस रीजन, आपकी तवज्जुह से जो है ना, आई मीन आई थिंक एटलीस्ट अवेयरनेस शुड बी कमिंग टू हुएवर दिस प्रोग्राम रीचेस कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और इनके ये नाम है। अब उनको बाद में कोई और नाम देना चाहें तो उनकी मर्जी है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इज फॉर द विक्टिम्स, द पीपल हु आर अराउंड दीज पीपल हु हैव दीज डिसऑर्डर्स। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है कि इन लोगों को, अगर आप उनके साथ रहते हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे करीबी घर में वालिदैन हों या बहुत कोई करीबी दोस्त हों, हाउ डू यू अवॉइड दीज पीपल? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके जो करीबी लोग होते हैं, जो मेन सफरर्स होते हैं, वो या इनके स्पाउस होते हैं या इनके बच्चे होते हैं। अब क्योंकि इसमें नार्सिस्टिक पर्सनालिटी दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, और इनको दूसरे को काबू करना होता है, दूसरे बंदे को। इसमें जैसे इनका स्पाउस है तो पहले ये लव बॉम्बिंग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको शो करते हैं कि उनको ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब ये इस पॉइंट पे उस बंदे को ले आते हैं कि अब ये इस बंदे को मैं अपने मुताबिक चला सकता हूँ, तो वहां ये अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर ये एक कांस्टेंट गिल्ट इंड्यूस करते रहते हैं कि जिंदगी में, इनकी जिंदगी में या ओवरऑल हर जगह कुछ भी गलत हो रहा है वो उस पर्टिकुलर बंदे की वजह से हो रहा है, उनके स्पाउस की वजह से हो रहा है। फिर उसके साथ साथ ये इनके जो उनके स्पाउस के रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उनमें भी अपने आप का इमेज बहुत परफेक्ट रखते हैं कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट पेरेंट है, और उस बंदे की खुशकिस्मती है कि उसको ऐसा स्पाउस मिला है, या दूसरे बंदे की बहुत बड़ी ये
गुड लक है कि ऐसा हस्बैंड मिल जाना या ऐसी वाइफ मिल जाना या ऐसा पेरेंट मिल जाना। तो ये अपना एक इमेज परफेक्शन का ओवरऑल रखे हुए होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से स्पाउस के लिए टाइम्स निकलना मुश्किल हो जाता है इस सब चीजों से, क्योंकि शुरू में तो रियलाइजेशन ही नहीं होती कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, और क्योंकि शुरू में तो इसने इतना सब कुछ किया था। और अच्छा, ये इतने मैनिपुलेटिव होते हैं, ये पिक करते हैं सर्कमस्टांसेस को। मैं यहाँ पे थोड़े से कुछ केसेस की एग्जांपल्स भी कोट करना चाहूंगी। मेरे पास इसी तरह एक वाइफ आ रही थी, उनके हस्बैंड में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। तो वो जब कुछ इस तरह की बात करती थी, उसको फिजिकली भी अब्यूज करते थे। तो वो जब जाके ना अपने पेरेंट्स को बताती थी, तो हस्बैंड क्या करते थे, वो फौरन उसके पाँव में बैठ जाते थे सबके सामने। अब वहां पे वो क्या रोल ले रहे थे, मजलूम बनने का। तो अब वहां पे वाइफ समझती थी कि शायद मैं ही गलत हूँ, ये तो मतलब सबके सामने मेरे पाँव में बैठ गया है, माफी मांग रहा है, तो ये तो सही है और मुझे इसको सेकंड चांस दे देना चाहिए, इसको माफ कर देना चाहिए। मतलब मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ, घर जाते थे फिर वही चीजें शुरू हो जाती थी। तो ये लोग देखते हैं, मौके की मुनासबत से ये चाल चलते हैं, क्योंकि एहसास तो होते नहीं है ना, तो सिर्फ चालें ही चल रहे होते हैं कि किस तरह मैंने इस चीज में अपने आप को चाहे मजलूम बनाना है और चाहे हीरो बनाना है, मैंने किस तरह अपने आप को बरतर रखना है सिचुएशन में, ऐसा रोल लेना है कि मेरी बात सुनी जाए और मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही हो। सो ये कुछ इस तरह की चैलेंज चलते रहते हैं, जिसकी वजह से स्पाउस के लिए या इनके क्लोज रिलेटिव्स या बहन भाइयों के लिए एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज से निकलना। और वो जो कांस्टेंट गिल्ट डालते रहते हैं कि तुम वर्थलेस हो, तुम मेरे बगैर चल ही नहीं सकते, मैं ना होता तो तुम क्या करते, और मेरी वजह से ही आज दुनिया में तुम जो भी कुछ हो मेरी वजह से ही हो। तो वो चीज से भी इस अब्यूज से निकलना मुश्किल हो जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे भी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को आप जितना पढ़ सकते हैं आपने पढ़ना है, क्योंकि जितना आपको अवेयरनेस होगी उतना ही बेहतर होगा। और समटाइम ये होता है कि जब इनसे बात की जाती है कि पास्ट के इवेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं ताकि आप रिलेट कर सके, तो वो हिचकिचाते हैं कि वो इतने नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, वो उस पर बात नहीं करना चाहते। आप पास्ट के इवेंट्स को इसलिए हमने सोचना है, इसलिए बात करनी है कि उनसे रिलेट किया जा सके उनकी पर्सनालिटी को, ताकि आप यकीन से कह सके कि हाँ यही पर्सनालिटी है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी चेंज नहीं होती। ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो किसी बंदे में हैं, तो ये मोर लेस वैसे ही रहते हैं। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, वैसे भी ओवरऑल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में ये की चीज है कि जब तक वो बंदा खुद नहीं चाहता, हाँ चेंज तब होती है जब वो बंदा खुद चाहता है। अब तो आ रहा है आपके पास विक्टिम, मेरे पास अगर विक्टिम आ रहा है तो विक्टिम कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन जब तक वो खुद ना आए और खुद से चेंज ना होना चाहे। तो वहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी होता है कि ये बंदा चेंज नहीं होगा। जैसे मेरे पास इसी तरह एक और वाइफ आ रही थी, शी वाज इन रिलेशनशिप विद नार्सिसिस्टिक पर्सन फॉर पास्ट 20 years। अब अभी तक वो उसके जहन में ये नहीं जा रहा था। अच्छा, उसके बच्चे भी थे, बच्चे उस अब्यूज से निकलने के लिए बच्चे भी साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे थे, और बच्चे अपनी मदर को बहुत समझाते थे कि उनके फादर चेंज नहीं होंगे, उनके हस्बैंड चेंज नहीं होंगे। लेकिन उसके जहन में अभी भी यही था कि मैं 20 साल सेक्रीफाइस करती आ रही हूँ, मैंने अपने आप को मतलब 180 डिग्री चेंज कर लिया है जो मैं पहले थी, और अब उनके मुताबिक ढल चुकी हूँ बिल्कुल। कभी तो ये मेरी तारीफ करें, लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि वो तो ये समझते कि जो भी कुछ है ये मेरी वजह से ही है, ये तो खुद तो तारीफ के काबिल नहीं है। तो वो उस चीज को बताना कि ये तारीफ नहीं करेंगे आपकी, ये क्योंकि अपने आप को आपसे बहुत बेहतर समझते हैं और ये समझते हैं कि इनकी वजह से ही सब कुछ है, तो ये इनसे ये चीजें एक्सपेक्ट करना गलत है। सो पहले तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को आपने जितना पढ़ सकें, जितना इसके बारे में देख सकें, देखना है। दूसरी चीज, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको कोई फैमिली सपोर्ट हासिल होगी या आपको आपके फ्रेंड्स की तरफ से कोई एनकरेजमेंट मिलेगी। अगर आप ये फैसला करते हैं कि थोड़ा सा आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो ये आपने अपने ओन पे फैसला करना है।
मैंने बताया कि हमारी सोसाइटी में इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट सेपरेटेड या टू गेट डिवोर्स फ्रॉम दीज पार्टनर्स। एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सोसाइटी प्रेशर ऐसा होता है, सेपरेशन या डिवोर्स को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ, तो इस वजह से ये फैसला लेना एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप उनकी तरह जीना छोड़ सकते हैं, उनके मुताबिक ढलना छोड़ सकते हैं, उनकी नजर से खुद को देखना छोड़ सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज फिक्स कीजिए। उसमें ये नहीं है कि जैसे आप वाइफ हैं तो आप जहां आपके आपके जो फराइज हैं वो आपने अदा करने हैं, जैसे अगर जो उनकी ख्याल जरूरियात का ख्याल रखना है वो आप रखते रहें, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट कर लें। उसमें बातचीत या इमोशनल जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा कम कर लें, और अपने आप में कुछ ऐसी चीजें फिगर आउट करें जो आपको खुशी दें। जैसे आपकी कुछ हॉबीज होंगी, उससे पहले आपको सिलाई कढ़ाई करना अगर अच्छा लग रहा है, या कपड़े पहनना अच्छा लग रहा है, कपड़े बनाना अच्छा लग रहा है, जो भी चीजें अच्छी लग रही है, बुक रीडिंग अच्छी लग रही है, गार्डनिंग अच्छी लग रही है, तो वो सब चीजों में अपना टाइम स्पेंड करें। अपनी एक थोड़ा सा अपनी लाइफ का सर्कल बनाना शुरू करें, ताकि उस अब्यूज से आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकें। अब यहाँ पे और दूसरी चीज, अब जो बात है पेरेंट्स की, अब ये अगर पेरेंट्स बनते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, सो उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां पे भी ये अपने बच्चों को अपने बच्चे एट टाइम्स ये अपने बच्चों के साथ मुकाबले में आ जाते हैं। ये बच्चों को भी वहां पे कांस्टेंट रियलाइजेशन देते हैं कि अगर वो कोई भी चीज हासिल कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो उनकी वजह से है। उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा बाप मिला है जो उन पे पैसे खर्च कर रहा है, जो उनको पढ़ा रहा है, उनको वो बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं ये लोग, अपने बच्चे को भी हाथ से नहीं जाने देते। अच्छा, ये बच्चे को भी कांस्टेंट गिल्ट इंड्यूस करते रहते हैं, तुम तो निकम्मे थे, तुम तो कुछ करने के काबिल ही नहीं थे, जैसा बाप ना मिलता या मेरे जैसी माँ ना मिलती तो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे जिंदगी में, दुनिया में आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। और दूसरों के सामने ये बच्चे की तारीफ करते हैं। अब ये दो तरह का होता है कि अपने बच्चे को गिल्ट दे रहे हैं, शेम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के सामने बच्चे को परफेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने आप को दूसरे पेरेंट्स से बदतर साबित करना है अपने बच्चे, क्योंकि वहां पे वो बच्चे को अगर तारीफ कर रहे हैं तो वो दूसरों को ये दिखा रहे हैं कि मेरा बच्चा उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसको मेरे जैसे पेरेंट्स मिले हैं। सो यहाँ पे बच्चों के लिए निकलना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो अपने पेरेंट्स को अपना मुहाफिज समझता है, उसके लिए सही गलत का क्राइटेरिया उसके माँ बाप ही होते हैं, और वो अपने आप को मैक्सिमम जिस तरह उसके पेरेंट्स चाहते हैं उस तरह ढालने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे के जहन में तो शुरू से कुछ नहीं होता ना, जिस तरह उसके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं वो उस तरह ही करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज भी है कि इसमें ना ये बच्चों में डिफरेंशिएट भी करते हैं। एक बच्चा इनका गोल्डन चाइल्ड होता है और एक स्केपगोट बनता है। अब गोल्डन चाइल्ड जो होता है वो बच्चा इनका फेवरेट बच्चा होता है, और वो समझते हैं कि ये बच्चा इनका रूप है। सो जो चीजें ये अपने बारे में समझते हैं वही चीजें उस बच्चे के बारे में समझते हैं। वो बच्चा जो गोल्डन चाइल्ड होता है वो इनकी हर बात मानता है, इनकी तरह एक्ट करता है, और वो बच्चा नॉर्मली बड़ा होके नार्सिसिस्टिक बच्चा ही बनता है। जो स्केपगोट होता है, जो इनकी सारी कमियां कोताहियां होती हैं उसका जिम्मेदार वो बच्चा होता है। और अब जो गोल्डन चाइल्ड होता है, क्योंकि उसको इस तरह से ये रियलाइज करा रहे हैं कि ये स्पेशल, ही और शी इज स्पेशल, और उसमें कोई कमी कोताही नहीं है, और उसकी जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं वो जो दूसरा बच्चा है जो स्केपगोट है वो जिम्मेदार है। सो बहन भाई भी, अब ये बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ये भी अपनी किसी गलती को तस्लीम करने की बजाय अपनी सारी गलतियों का कसूरवार उस दूसरे बच्चे को ठहराता है। सो यहाँ पे ये बच्चा, इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बनने की, जो गोल्डन चाइल्ड होता है। जो दूसरा जो स्केपगोट बन रहा होता है उसमें उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी के मसाइल हो सकते हैं। और एक, जैसे मैंने बताया कि क्लस्टर्स में पर्सनालिटी चलती है, क्लस्टर सी पर्सनालिटी होती है, उसमें डिपेंडेंट, एंशियस, अवॉइडेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो ये उस तरफ की इसकी पर्सनालिटी ज्यादा बन जाती है।
अब यहाँ पे बच्चों को क्या करना चाहिए? अगेन यही कि जब अवेयरनेस आती है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, अब क्योंकि बच्चों को ये लग रहा होता है कि समहाउ हमारे जहन में ये होता है कि पेरेंट्स आर परफेक्ट, क्योंकि हमने शुरू से उनको ही देखा होता है ना, हम सही गलत का क्राइटेरिया उनको समझते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि पेरेंट्स के साथ भी कुछ मसले हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर ह्यूमंस फर्स्ट और उसके बाद वो माँ बाप बनते हैं। सो अगर जिस तरह ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, तो पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते, और वो जितने इम्परफेक्ट ह्यूमंस होते हैं उतने ही इम्परफेक्ट पेरेंट्स होते हैं, और उसकी उन इम्परफेक्शंस की वजह से बच्चों में बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझना कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को समझना और ये मानना कि उनके पेरेंट्स में ये ट्रेट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो मेरे पास एक फैमिली आ रही थी, उसके बच्चे ने बहुत अच्छे से रियलाइज कर लिया था कि उसके फादर में ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बच्चे डिपेंडेंट भी होते हैं, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली और विदाउट देयर पेरेंट्स, को बहुत सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते तब तक तो उन्हें इस अब्यूज को सामना करना ही है। जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको एक डिस्टेंस क्रिएट करना है, उसमें भी मतलब इस तरह के उन्हें बदतमीजी नहीं करनी पेरेंट्स के साथ, बल्कि एक डिस्टेंस इस तरह का क्रिएट करना है कि अगर वो अपना अलग रहना या थोड़ा अपने आप को घर में ही थोड़ा अलग कॉर्नर कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स से मिलें जरूर, बातचीत जरूर करें, लेकिन थोड़ा लिमिटेड करें, और उसमें अपनी पर्सनालिटी को देखना शुरू करें कि क्या उनकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स हैं और उन्हें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और अपने आप को अपने फादर या मदर की नजरों से देखना छोड़ें। और फिर जब इनकी शादियां हो जाएं तो तब भी फिर एक और चीज होती है कि शादी के बाद ये लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप शादी के बाद अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स, अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, तो मिलवाएं, तो तब भी आप उनके सामने रहें ताकि आपके बच्चों को मैनिपुलेट ना कर सके, क्योंकि समटाइम बच्चों के जहन में ये डालना शुरू कर देते हैं कि इनके पेरेंट्स बड़े मतलब इनके वालिदैन बहुत बुरे हैं, निकम्मे थे, मेरी वजह से आज यहाँ पे पहुंचे, तो वो चीज ताकि ना होने पाए। सो डिस्टेंस क्रिएट करना एक अच्छे तरीके से जरूरी है इनसे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हम इनको चेंज कर सकें, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहते हैं। और एट टाइम्स इतना डैमेज हो चुका होता है कि विदाउट प्रोफेशनल हेल्प इन चीजों से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये कि इसके बारे में पढ़ा जाए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में, और दूसरा, अगर फिर भी आप निकल नहीं पा रहे, आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अब इसमें आई मीन आपने काफी सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी कवर कर दिए। इसमें कोई स्पाउस हो या कोई भी रिलेशनशिप हो पेरेंट के, वो सब अगेन इसको एम्फसाइज कर दीजिए कि इज इट पॉसिबल कि इन लोगों के साथ आप रीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। इनके साथ आप रीजनिंग नहीं कर सकते, इनको आप नहीं समझा सकते, और इनके साथ रीजनिंग में आप ही डाउटफुल होंगे, आप ही कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा कि शायद आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक तो ये कि वो देखें, वो उन पे ना नॉर्मल, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से बरतर समझते हैं, सॉरी बरतर समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनपे जो नॉर्मल एथिकल चीजें होती हैं, उन पे लागू ही नहीं होती। तो ये किसी भी हद तक झूठ बोलते हैं, किसी भी हद तक मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को। तो आप इनसे रीजन किस बात पे करेंगे? जब रीजन करेंगे तो खुद ही आखिर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद आप ही गलत हैं, आप खुद ही अपने आप को डाउटफुल समझेंगे कि मैं गलत सोच रही हूँ, ये सही सोच रहा है। तो इसलिए इनसे रीजनिंग का फायदा नहीं है। ठीक, मजा आ गया। अब इसमें do you think is it best to walk out of these individuals अगर opportunity हो, और Yes. ये बेस्ट वो है? बेस्ट वे तो यही है, बेस्ट चीज तो यही है कि इनसे बिल्कुल अलग हो जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर
if you're not married and you are just seeing each other, और आपको ऐसे लगता है कि ये बंदे में नार्सिसिस्टिक या बंदी में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या डिसऑर्डर है, तो बेहतर ये है कि इसको परस्यू ना किया जाए, क्योंकि दे वोंट चेंज। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कल भी बात की थी, हमारा जो एक मीडिया मैसेज देता है ना कि प्यार से सब कुछ बदल जाता है और प्यार से आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। पर्सनालिटीज डोंट चेंज, जितना मर्जी प्यार कर लो, कोई भी पर्सनालिटी हो, पर्सनालिटी की चीजें नहीं बदलती जब तक वो बंदा खुद ना बदलना चाहे। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में तो मतलब मेरी अभी तक की प्रैक्टिस में मैंने ये नहीं देखा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी खुद आई हो कि मेरे साथ ये मसला है, क्योंकि वो तो समझ, ये तो उनके लिए उस चीज की ही तौहीन है कि वो झुक जाएं या वो किसी को कहते कि हमारे साथ कोई मसला है, क्योंकि वो तो ये मान ही नहीं सकते ना कि उनके साथ कोई मसला है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी इसलिए दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, दे आर कंसिडर्ड अनट्रीटेबल, क्योंकि वो आता ही नहीं है ना बंदा, वो ठीक ही नहीं होना चाहता, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि उसके साथ कोई मसला है। तो उसमें ज्यादा बेहतर तो यही है कि इनसे अलहदा हो जाया जाए, क्योंकि ये लोग नहीं बदलेंगे। आप इनको प्यार से, मोहब्बत से, कुर्बानी से नहीं बदल सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि वो जिस कपल की बात की थी कि वो 20 साल एक बंदे के साथ रही थी और 20 साल में उसने हर रोज अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा था, और वो अब 20 साल से एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज ये बंदा मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देगा, आज ये बंदा मेरी थोड़ी सी तारीफ कर देगा कि मैंने इतना कुछ इसके लिए किया है। लेकिन उस बंदे ने 20 साल में उसकी एक दफा तारीफ नहीं की थी कि ये औरत भी कुछ वर्थ करती है या इसने भी कुछ किया है। वो अभी तक यही समझता है कि उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और हाँ, अगर बच्चा थोड़ी सी बात करे, या बच्चा, जैसे बच्चों को जब एहसास हुआ कि फादर में ये ट्रेट्स हैं, या बच्चे अपनी माँ को डिफेंड करते हैं, तो बच्चों की भी सारी, अगर उनमें कुछ जिम्मेदार भी माँ ही है। अगर बच्चा बोल रहा है या डिफेंड कर रहा है, तो जो भी गलत बच्चा भी कर रहा है उसकी जिम्मेदार भी माँ ही है। सो हर बुरी चीज की बेसिकली जिम्मेदार माँ ही है। तो इस तरह के टेरेबल रिलेशनशिप में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आपके पास चॉइस है तो इनसे अलग हो जाना इज द बेस्ट थिंग। और दूसरा, मैंने कहा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पर्सनालिटी ट्रेट्स होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें ट्रेट्स पाई जाती हैं। जैसे हम अपनी अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अक्सर जो सीनियर पोजीशंस पर होते हैं वो इसी तरह के लोग होते हैं। जैसे मैंने कल भी थोड़ा सा इसकी टाइप्स के बारे में बताया था। तो इसमें एंटागोनिस्टिक नार्सिसिज्म में दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, और ये टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए बहुत स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये टॉप पोजीशंस पे चले जाते हैं। वहां पे भी आपको ये रियलाइज करना, अब जैसे अभी कल परसों ही मेरे पास एक फीमेल आई थी, और ही वाज डिजाइनर, और पिछले 10 साल से डिजाइनिंग के प्रोफेशन में थी, और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी थी, और अभी वो एक ब्रांड में थी। तो वहां पे जो उनकी बॉस थी, वो उन्हें ये कह रही थी कि तुम्हें डिग्री किसने दे दी, तुम्हें तो डिजाइनिंग की अलग तक नहीं पता। मतलब उसकी बेसिक्स तक उसने डाउटफुल कर दिया था, बेसिक्स पे ही उसे, हालांकि इससे पहले वो उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता रहा था। तो वो अब मेरे पास आई थी कि व्हाट शुड आई डू अगर यहाँ पे ये सब चीजें हैं। तो क्योंकि वहां पे वो उसकी सारी परफॉर्मेंस को, सारी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल कर रही है, और वो अब स्वेयर डिप्रेशन में आई थी कि मैं जो है इतना सब कुछ पहले कर चुकी हूँ, और अब वो मुझे ये कह रही है कि मुझे एक पत्ता भी ड्रॉ करना है तो मुझे उससे पहले लेना है, और मुझे अब रात को ड्रीम्स में वही मेरी बॉस आ रही हैं कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रही हैं। सो ये बहुत समटाइम इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो आपको, अगर आपके पास चॉइस है कि वहां से निकल सकें तो निकल जाना चाहिए उसको। जैसे मैंने यही सजेस्ट किया था कि इफ इट इज बिकमिंग सो टॉक्सिक फॉर यू, तो अप्लाई फॉर अनदर जॉब, और कहीं और अप्लाई करो और वहां पे चले जाओ। सो ये चीजें, अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप इनसे निकल सकें, तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैव। लेकिन अगर आपके पास ये चॉइस नहीं है, तो फिर ये सोचना, ये चीज भी बहुत तसल्ली दे देती है
कि इस बंदे को ये मसला है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो आप जब पढ़ लेते हैं तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट करना कम कर देते हैं। आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरी कोई तारीफ करे, मुझे कोई अप्रिशिएट करे, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी मुझे नहीं करेगी। अब चाहे वो मेरी बॉस हो, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड हो, वो हमेशा अपनी ही बात करेगा। तो जब मुझे मालूम है कि ये इसकी पर्सनालिटी के फीचर्स हैं और ये नहीं करेगा, मैं कुछ भी कर लूं, तो मैं वो एक्सपेक्टेशन का लेवल भी कम हो जाएगा और मैं शायद उससे वो चीजें जो पहले मैं चाह रही थी कि वो करे मेरे लिए, मैं नहीं चाहूंगी। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ताकि आप डिस्टेंस एटलीस्ट क्रिएट कर सकें। अगर आप उससे बिल्कुल यू कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, एटलीस्ट यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, बाउंड्रीज फिक्स कर सकते हैं, उसकी बातों का असर लेना छोड़ सकते हैं, उसकी नजरों से खुद को देखना बंद कर सकते हैं, ये चीजें एटलीस्ट कर सकते हैं। इसका बिफोर वी कंक्लूड तो एक सवाल जो मुझसे किसी ने पूछा था कि फर्स्ट कीजिए, ठीक है, इस प्रोग्राम से जनरली किसी को रियलाइजेशन होती है जनरल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पाकिस्तान के अंदर इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो वो जो है काउंसलिंग या इवन ये करने के लिए व्हाट आर देयर एनी लाइक ऑनलाइन सॉल्यूशंस अवेलेबल? कोई ऐसी हैं हमारे पास राह के जो है कि अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्ड ना कर सकता तो वो क्या करे फिर? अच्छा, इसमें साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। आपको बेसिकली एक तो ये कि गवर्नमेंट सेटअप्स हैं हमारे पास जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और वो देखते हैं इन चीजों को, फिर ऑनलाइन सेशंस में मिल जाते हैं। आपको बस फिगर आउट ये करना है कि आप अपना थेरेपिस्ट जो है ना वो वेल क्वालिफाइड हो। अगर आपको थेरेपिस्ट अच्छा नहीं मिलता तो फिर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो उसने क्या पढ़ाई की हुई है, उसने जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कुछ एक साल जो थेरेपिस्ट बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, 1 साल का डिप्लोमा करके या कुछ महीने का डिप्लोमा करके दे डिक्लेयर देमसेल्व्स के दे आर नाउ प्रोफेशनल्स। हालांकि ये बहुत लंबे कोर्सेज होते हैं। 4 इयर्स का पहले बेसिक BS साइकोलॉजी होता है, फिर इनको क्लिनिकल साइकोलॉजी में कुछ करना होता है, ADCP करना होता है। एटलीस्ट आप उसकी डिग्रीज देख लें और वो क्या उसकी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, उसने क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो देख लें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइकाइट्रिस्ट का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना साइकोथेरेपिस्ट का रोल है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ, क्योंकि पर्सनालिटी की चीजें हैं जिसपे बात करनी है और जिनको एड्रेस करना है। साइकाइट्रिक मेडिकेशंस हेल्प कर सकती हैं जहाँ पे अगर कुछ साथ में ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, साथ में अगर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के मसाइल आ रहे हैं, साथ में कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको साइकाइट्रिक मेडिकेशंस की मदद से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर पर्सनालिटी के हवाले से अगर आपको दिखाना है तो वो साइकोलॉजिस्ट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, जो साइकोथेरेपी काउंसलिंग के जरिए इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमा। इट्स बीन अ वेरी फ्रूटफुल सेशन और होपफुली इंशाल्लाह ताला जो है ना नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर विल ब्रिंग अनदर टॉपिक जिसके बारे में अगेन एक चैलेंज रहता है इन डेफिनेशन के अंदर भी उसका, गैस लाइटिंग। अब वो गैस लाइटिंग क्या चीज़ है, उसके क्या मुहरकात हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंशाल्लाह ताला विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। बट इट्स रियली नाइस ऑफ यू टू बी विद मी और इंशाल्लाह ताला विल बी इन टच। शुक्रिया।